नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दूदू। हम बात कर रहे थे, मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपको बताया था, हम लोकतंत्र टॉपिक पर बात कर रहे थे। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषाएं क्या है, लोकतंत्र के लिए कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो आवश्यक है, तभी लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ये सब हमने पूर्व व्याख्यान में विस्तार से बात की थी। एक और क्वेश्चन हमेशा आपके प्रश्न पत्र में आता है, या तो लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों पर क्वेश्चन आता है, उसका अर्थ, परिभाषा और आवश्यक शर्तें बताइए, या फिर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिए। लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए लोकतंत्र के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। तो 10-10 नंबर में डिवाइड करके ये क्वेश्चन अक्सर 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस उद्देश्य से ये जो टॉपिक है वो आपको हेल्प करेगा। पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के गुणों की। कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से काम करती है, या कौन कौन से, ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गुण या विशेषताएं हैं लोकतंत्र में जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर है। दोनों ही चीजें हम समझ सकते हैं। तो राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए किया जाता था। इस दोष को दूर करने के लिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। जैसे अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रारंभ में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मोनार्किकल सिस्टम था, जिसमें एक व्यक्ति के पास पूरी शासन की सत्ता होती थी और वही एक निरंकुशवादी शासन में बदल जाता था, या वही एक तरह से कह सकते हैं कि सत्ता का प्रमुख स्रोत बन जाता था, केंद्र बन जाता था। लोगों को उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर अगर हम देखें कि कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था, जिसमें कुछ लोग मिलकर के सत्ता हासिल कर लेते हैं और वो एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है वो ही पूरी सत्ता और शासन को चलाता है। उसके अपने डीमेरिट्स हैं, उसकी अपनी कमियां हैं, उन शासन व्यवस्थाओं की अपनी कमियां हैं, इसीलिए लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया है। अब वो कौन से गुण हैं जो, या यूं कह सकते हैं कि वो कौन से इन शासन व्यवस्थाओं के दोष हैं जिनकी वजह से वो पॉपुलर नहीं है, या इसके कौन से गुण हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। तो फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं जन कल्याण की साधना। चूंकि प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए वे जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूरी तरह परिचित होते हैं और उनको शासक के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वो इसका प्रयोग जनता के हित और उनकी इच्छाओं को अनुरूप करे। दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन व्यवस्था ज्यादा कार्यकुशल शासन करती है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अभी जो हाल ही में जो बात सुनाई दे रही है वो है गुड गवर्नेंस, सुशासन की। तो लोकतांत्रिक जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो इस बात को कायम करने के लिए बहुत अधिक सक्रिय रहती हैं कि कार्यकुशलता शासन में बनी रहे। अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे कार्यकुशल तरीके से सरकारी नीतियों, सरकारी आदेशों की पालना करें। तो हम इसको कहते हैं कि ये सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन है। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र में मताधिकार और
जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। जैसा कि बर्न्स ने कहा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसीलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन होता है, जिसे कि लोकतंत्र कहा जाता है। इसी गुण के कारण गेटिल ने कहा है कि लोकतंत्र नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला एक स्कूल है, अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर सिटीजनशिप। अब आपसे ये दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि किसने अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर सिटीजनशिप लोकतंत्र को कहा है, तो उसका आंसर गेटिल है। या यूं भी पूछ लिया जा सकता है कि गेटिल ने लोकतंत्र के लिए क्या कहा है, तो आपको यह बताना होगा कि नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल लोकतंत्र को गेटिल ने कहा है। तो दोनों तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा। 4th पॉइंट है मनोविज्ञान के अनुरूप, अर्थात लोकतंत्र का मानव स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि डॉक्टर अशरफ आदिमन ने कहा है कि लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए हॉकिंग ने कहा है कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। ये चेतन और अचेतन मन जो है, इस पे हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। चेतन का मतलब हम जो अभी सोच रहे हैं, अचेतन मन यानी हमारे दिमाग में पीछे क्या चल रहा है। तो वो दोनों मिलकर के इस लोकतंत्र के लिए, यानी कि एक ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, मनोवैज्ञानिकी चेतना है कि हम जिस सरकार में रह रहे हैं, जिस शासन पद्धति में रह रहे हैं, वो शासन पद्धति को हम सहज रूप में स्वीकार करने लग जाते हैं। हमारी एक मनोवृत्ति बन जाती है उसको एक्सेप्टेंस देने की, उसको स्वीकार करने की, यानी कि सरकार जो नीतियां ला रही है, क्योंकि वो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, तो एक ऐसी धारणा बन जाती है, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था है तो वो लोक कल्याण की भावना से ही बनी रहेगी, काम करेगी। इसलिए लोगों में एक स्वीकृति की भावना आ जाती है, स्वीकृति की धारणा चली आती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनता का नैतिक उत्थान। ब्राइस ने कहा है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और वह स्वभाव से उस कर्तव्य भावना के उच्चतर स्तर तक उठ जाता है जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है। जेएस मिल ने कहा है कि यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लोवेल ने कहा है कि वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन कहा जाता है। देखिए, जैसे गांधी जी की बात करें हम, तो गांधी जी धर्म और नैतिकता की हमेशा बात करते थे। राजनीति में भी वो नैतिकता चाहते थे, धर्म और नैतिकता को संबद्ध करना चाहते थे। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था जो है वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें नैतिकता की धारणा को आधार बनाकर, लोक कल्याण की धारणा को आधार बनाकर, लोगों की इच्छा को आधार बनाकर, लोगों की पवित्रता को आधार बनाकर शासन अपना काम करता है। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि यह सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है देशभक्ति का स्रोत। जेएस मिल कहता है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करने लगते हैं कि सरकार उन्हीं की है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर उनके सेवक होते हैं। लेवेलिए ने कहा है कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जबकि उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला।
कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्री शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर लोगों का आत्मिक जुड़ाव अपनी शासन व्यवस्था से हो जाता है, क्योंकि शासन व्यवस्था में उनका विश्वास होता है, उनका ऐसा मानना होता है कि जो भी शासन व्यवस्था है, जो भी सरकार है, वो हमारे अनुकूल नीतियों का निर्माण करेगी। इसलिए एक जुड़ाव होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्री शासन व्यवस्था में देशभक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांति से सुरक्षा। लोकमत की प्रबलता के कारण लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम रह जाती है। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। देखिए, ये बहुत क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि जहां भी सार्वजनिक सहमति होती है, स्वीकार्यता होती है, वहां पर क्रांतियां कम होती हैं। जैसा कि बर्न्स ने कहा है कि मंत्रियों और विधानसभाओं में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। यानी कि इस शासन व्यवस्था में क्रांतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता व समानता पर आधारित शासन व्यवस्था। गेटिल ने इस संदर्भ में कहा है कि प्रजातंत्र शासन समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। न्याय की भी स्थापना होती है। स्वतंत्रता समानता होने के कारण ऐसा माना जाता है कि इस व्यवस्था में सार्वजनिक न्याय की व्यवस्था होगी। अर्थात लोकतंत्र शासन व्यवस्था इस विचारधारा का खंडन करता है कि कुछ लोग आदेश देने और शेष पालन करने के लिए पैदा होते हैं। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा में ये माना जाता है कि दो वर्ग बन जाते हैं, एक तो शासक वर्ग जो शासन करता है और दूसरा शासित वर्ग जिसका शोषण किया जाता है। तो यहाँ पर ये शासक और शोषित वर्ग जो बन जाते हैं उनका कमी या वो उनका अभाव दिखाई देता है, वो नहीं बनता है। तो ये प्रवृत्ति यहां पर खत्म हो जाती है कि कुछ लोग आदेश देने के लिए और कुछ लोग पालन करने के लिए ही पैदा होते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी व्यवस्था विद्यमान नहीं होती। नेक्स्ट है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। अर्थात जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति का समर्थक। प्रजातंत्र शासन विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करता है। प्रजातंत्र शासन युद्ध की निंदा करता है और विवादों को पारस्परिक सहयोग द्वारा हल करने पर बल देता है। अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा ये विश्व शांति के लिए प्रयास करते रहते हैं, संधि समझौते करते रहते हैं, वार्ताएं करते रहते हैं। विश्व के जो भी प्रमुख देश हैं जिनको हम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कह सकते हैं, अस्थायी सदस्य कह सकते हैं या शक्तिशाली देश कह सकते हैं, वो सभी विश्व में बंधुत्व बढ़ाने के लिए, वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा ध्येय है राष्ट्र का, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है वो विश्व शांति की समर्थक व्यवस्था भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक। इसका एक ये भी गुण माना जाता है कि इसमें कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति अन्य किसी भी शासन व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक तेजी से होती है, इसलिए कि प्रजातंत्र इनके विकास में विश्वास करता है और इसके लिए समाज में स्वतंत्र वातावरण भी मिलता है। जैसा कि एक विद्वान है मेयो ने कहा है कि एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। जिस तरह से लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं, उसी तरह कुछ डीमेरिट्स भी लोकतंत्री शासन व्यवस्था में देखी जा सकती है, इसके दोष भी देखे जा सकते हैं।
सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां देखी गई हैं। प्रजातंत्र शासन के लिए आलोचकों ने बहुत कुछ कहा है, यहां तक कि प्लेटो से लेकर वर्तमान या आधुनिक विचारकों ने इसके लिए कई अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे टेलीरेंट, उसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं। लूडोविसी, इसे प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है, ये कहते हैं। कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि लोकतंत्र का अब कोई उपयोग ही नहीं रहा है, क्योंकि अब कहीं भी सच्चे रूप में लोकतंत्रात्मक प्रणाली विद्यमान ही नहीं है, पाई ही नहीं जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कई विद्वानों ने लोकतंत्र के विरोध में या लोकतंत्र के बुराई के रूप में या लोकतंत्र के दुर्गुण के रूप में कही हैं। अब वो कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन से ऐसे दोष हैं जो इसमें पाए जाते हैं, जो मोटे रूप में हम इसमें देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये मूर्खों या अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत पर काम किया जाता है। इस दृष्टि से बुद्धिमान और मूर्ख दोनों का वोट का वेटेज सेम होता है और समानता का दर्जा प्राप्त कर लेता है, किंतु वास्तव में योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इसी संदर्भ में कार्लायल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी की समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार स्थापित होती है। इसीलिए लेकी इसे निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोकतंत्र सरकार कहते हैं। जेम्स स्टीफन कहते हैं कि एक महान देश का अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यताओं के निरंतर एवं समस्त प्रयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र तो अज्ञानी, अप्रशिक्षित, अयोग्य व्यक्तियों की सरकार होती है। इसी तरह एक विज्ञान है फेगेट। फेगेट कहते हैं कि ये अज्ञानता भरा शासन है। वेल्स कहते हैं कि ये बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की अकुशलता को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे हम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स देखे जा सकते हैं जो अगर शैक्षिक योग्यता की दृष्टि से देखें तो बहुत कम है, उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो शैक्षिक नहीं है लेकिन उनमें नेतृत्व का गुण बहुत चमत्कारिक ढंग का है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हम, क्योंकि एक मत एक व्यक्ति की व्यवस्था है, तो समझदार के वोट का वैल्यू भी वही है और ना समझ के वोट का वैल्यू भी उतना ही। तो यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, जैसे अमेरिका में प्योर डेमोक्रेसी देखी जा सकती है या स्विट्जरलैंड में प्योर डेमोक्रेसी कही जा सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है, जनता जो करेगी वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जब मास लेवल पे यानी जनता का शासन होता है तो वहां पर कई बार ऐसा हो जाता है अनदेखे अनजाने रूप में कि वास्तव में जो समझदार व्यक्ति है उसकी बात एक तरफ रह जाती है और बहुमत होने की वजह से कई बार गलत निर्णय भी ले लिया जाता है। इसीलिए इस शासन व्यवस्था की बहुत सारी कमियां गिनाई जाती रही हैं। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव रहता है इस शासन व्यवस्था में। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों को एक अनिवार्य आवश्यकता माना जाता है। व्यवहार में यही राजनीतिक दल येन केन प्रकारेण शासन सत्ता प्राप्त करना अपना प्राथमिक दायित्व और सर्वोपरि लक्ष्य बना लेते हैं।
चुनाव के समय तो इन दलों के विषैले प्रचार के कारण संपूर्ण देश का वातावरण ही विषाक्त हो जाता है। अभी आपने अगर अखबार पढ़े हो, मैगजीन्स पढ़ी हो, तो अभी अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ है वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत चुनाव में बहुत सारी उथल पुथल होती है। वहां पर एक इस तरह की प्रथा है जिसमें जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों को बहुत तरह से लुभावने ऑफर देते हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में भी राजनीतिक दल बहुत सारी चीजें करते हैं जो आप पेपर्स में खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं। चुनाव के समय इन दलों के विषैले प्रचार के कारण या राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे दुष्प्रचार करते हैं। इस दुष्प्रचार के कारण संपूर्ण देश का वातावरण विषाक्त हो जाता है। जैसा कि कार्लाइल ने कहा है कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक व्यक्तियों का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और बकवाली व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है। ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक आदेशों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट लेते हैं। देखिए कैसी मतलब एक पीड़ा है कि ब्राइस, जिन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक एक पुस्तक लिखी है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, वो यहां तक कह रहे हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र के सबसे समर्थक भी हैं, और फिर भी उनको ये कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट लेते हैं। यहां तक चली जाती है शासन व्यवस्था की प्रकृति। तीसरा पॉइंट है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सिद्धांत में लोकतंत्र चाहे जो भी हो, किंतु व्यवहार में इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत बढ़ जाता है। भारतीय संदर्भ में बोफोर्स कांड, चारा घोटाला, कई सारे घोटाले इसी संदर्भ में देखे जा सकते हैं। ब्राइस ने कहा है राजनीति में धन का बल। राजनीति में धन का बल, द मनी पावर इन पॉलिटिक्स शीर्षक अध्याय में कहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ के सम्मुख अपना सिर झुका दिया है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग इस लोकतंत्री शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले पकड़े जाते हैं या साबित होते हैं। बहुत सारे केसेस आप पढ़ सकते हैं, पेपर्स में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे उदाहरण इसके मिल जाएंगे। तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र एक अति खर्चीली शासन व्यवस्था मानी जाती है। इसमें लोकमत के संगठन, प्रचार, चुनाव में करोड़ों का खर्च आता है। उदाहरण के लिए भारत में मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करने का खर्चा 2200 से 3300 करोड़ रुपया आंका गया था। यदि यही पैसा अन्य किसी रचनात्मक कार्य में लगाया जाता तो राष्ट्र की एक बड़ी कार्य योजना संपन्न की जा सकती थी। इस तरह के उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लोकतंत्री शासन व्यवस्था में। जब भी चुनाव होते हैं, सरकारी मशीनरी का भयंकर दुरुपयोग होता है, समय और धन का बहुत अधिक अपव्यय होता है। इसी तरह चुनाव और उपचुनाव जल्दी जल्दी होने के कारण समय का भी अपव्यय होता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। ये चीजें आप बहुत अच्छे से लोकतंत्री शासन व्यवस्था में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। जैसा कि बर्न्स ने इस संदर्भ में कहा है कि प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित, साधारण एवं मंद होती है। सर हेनरी मैन और ली बान के द्वारा भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं।
यहां पर उल्लेखनीय है कि जुआ, बलात्कार, नाइट क्लब, पब, अश्लील साहित्य आदि भी लोकतंत्र की देन है। ये बहुत सारी चीजें, डीमेरिट्स आप देख सकते हैं आराम से, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग अखबार में आते हैं, बहुत सारे इस तरह के नेता, बहुत सारे डिफेम लीडर्स भी हैं जो जिनका आपको सबको अखबारों में खूब अच्छे से पढ़ने को मिल जाता है। बावजूद इसके वो डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम होती है। जैसा कि बर्क ने कहा है कि लोकतांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र होती है। लेकी और हेनरी मैन भी कहते हैं कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि बहुमत कभी भी अल्पमत पर अत्याचार कर सकता है। फिर उदारवादी लोकतंत्र केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। यह भी नहीं भुलाया जा सकता है कि लोकतंत्र शासन में ही सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा था, क्योंकि उसके विचार सर्वथा नवीन और क्रांतिकारी भी थे। सुकरात पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया था। तो ये बहुत सारे, उसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं जिससे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक समानता जो इसकी एक गुण है वो वास्तव में एक भ्रम बनकर रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में उत्तरदायी किसी एक के प्रति न होकर सबका सबके प्रति होता है, जिससे एक दूसरे पर उत्तरदायित्व तो लादने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। एक विचारक है हर्नशा कहते हैं कि लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिन्हें उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का सोच भी नहीं सकता, सपना भी नहीं देख सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक अशिक्षा का प्रचार। क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करता है और समस्याओं को अत्यंत विकृत रूप में पेश कर देता है। तो इस विकृति के कारण लोग समझ नहीं पाते, लोग भ्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मतदाताओं की उदासीनता। सामान्यतया लगभग 50% मतदाता ही चुनाव में भाग लेते हैं, अतः जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए रॉबर्ट डहेल लिखते हैं कि चुनाव से हमारी अपेक्षा यही होती है कि उनसे कुछ निश्चित विषयों के संबंध में बहुमत की इच्छा अथवा वरीयता का पता लग सकेगा, किंतु चुनाव में ऐसा बहुत ही कम होता है। डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं कि मतदाताओं की उदासीनता का नतीजा यह होता है कि शक्ति कुछ ऐसे अविवेकी लोगों के हाथ में चली जाती है जो लंबे चौड़े वादों और झूठे सच्चे तर्कों से जनता को बहलाने और उससे अनुचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र में बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। यहाँ पर जो वोटर्स है उनको इतना भ्रमित किया जाता है, इतने लच्छेदार उनको भाषण दिए जाते हैं, इतने जोरदार तरीके से चुनावी घोषणा पत्र बनाए जाते हैं, इतने झूठे वादे किए जाते हैं कि जनता को पता ही नहीं चलता कि वो कहां पर क्या गड़बड़ कर रही है। इसीलिए कुछ लोग वोट देने ही नहीं जाते हैं और सक्रिय नहीं होते हैं। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमेशा एक सहभागी राजनीतिक संस्कृति का होना बहुत अधिक आवश्यकता बन जाता है, जो यहां पर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेवर राजनीतिज्ञों को प्रोत्साहन। प्रोफेसर बारकर का कहना है कि प्रजातंत्र शासन में शासन की शक्ति उन व्यक्तियों के हाथों में पहुंच जाती है जो राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं।
वाकपटु नेता और राजनीतिज्ञ जनता को अपने शब्द जाल में फंसाकर मूर्ख बनाते रहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध और संकट के समय निर्बल व्यवस्था है, क्योंकि उस समय बहुत अधिक शीघ्रता पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र में शीघ्रता से निर्णय नहीं लिए जा सकते, क्योंकि यहां पर बहुमत से निर्णय लेने की परंपरा रही है। वस्तुतः सत्ता के एकीकरण के स्थान पर सत्ता का फैलाव, डिफ्यूजन ऑफ ऑथोरिटी होने के कारण लोकतंत्र अनेक बार संकट का दृढ़ता के साथ मुकाबला नहीं कर पाता और उसमें अक्षम साबित होता है। इन सब के अतिरिक्त, जैसा कि सारटोरी ने विचार व्यक्त किया है कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है। पिकल्स ने कहा है कि डेमोक्रेसी नामक पुस्तक में कहा है कि इसे एक कठिन शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। पेरेटो ने कहा है कि लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से अनुचित, व्यावहारिक दृष्टि से अक्षम और राजनीतिक दृष्टि से असंभव शासन व्यवस्था है। दूसरी तरफ लॉर्ड ब्राइस जैसे विद्वान भी है जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर अनेक आक्षेप किए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की। इसके अतिरिक्त D.K. एलवुड, हॉबहाउस, जोड, ब्राइस और मिल जैसे विद्वान हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि केवल लोकतंत्र ही मानवीय व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने वाली एकमात्र शासन व्यवस्था है। वास्तव में लोकतंत्र से बढ़कर आत्म सुधारवादी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था कोई भी दूसरी नहीं है। अतः लोकतंत्र को आज भी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। D.D. बर्न्स ने कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो इसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना भी मूर्खता ही कही जा सकती है, चाहे उसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों न लगे। तो इस प्रकार लोकतंत्री शासन व्यवस्था में बहुत अधिक दुर्गुण होते हुए भी, दोष होते हुए भी इसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था वर्तमान तक भी माना जाता है। थैंक यू।